हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो वही है ये आपके पास। तो आपके पास आज क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर। तो इस टॉपिक को समझ के हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम कैसे एमीटर बनाते हैं और कैसे वोल्टमीटर। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर detection and measurement of small electric current. It is used for measurement and detection of the small electric current. It is also called dead beat. इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इसका सर्किट फिगर है आपके पास, जिसमें हम इसकी वर्किंग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, दो हॉर्सो मैग्नेट ले लेते हैं आपके पास इस तरह से। ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप या हॉर्सो मैग्नेट क्या करते हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल शेप या हॉर्सो मैग्नेट क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये कॉइल होती है। कॉइल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। कॉइल में क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न। ये स्प्रिंग होती है यहाँ पे आपके पास, स्प्रिंग। और ये आपकी एक वायर होती है। वायर जो किसकी बनी होती है, अभी बताऊंगी क्यों। वायर जो है फास्फोरस, बोरेंज, फास्फोरस और बोरेंज की क्या होती है, वायर आपकी बनी हुई होती है आपके पास। ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, एक कॉइल होती है आपके पास। इसकी सबसे पहले ये आपके पास जस्ट फिगर है आपके पास। अब हम बात करते हैं इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये प्रिंसिपल? मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, जब कोई कॉइल है उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क। मैंने समझाया था कि एक कॉइल है, अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है किसी एंगल के ऊपर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, आपकी टॉर्क क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है इसका, मैंने करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटर और लगा लो बेटा, जिसपे आप लोग डिफ्लेक्शन क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है। ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर। ठीक है। ये स्केल बना होता है इसके ऊपर। ठीक है। तो इट इज, मैंने का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल placed in the magnetic field, placed in the magnetic field, it experience the torque. It experience the torque. तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस द टॉर्क। ये समझाया था कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कॉइल को किसी एंगल पे जब रोटेट करते हैं आप लोग, तो क्या एक्सपीरियंस करती है, आपकी टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू क्या बताई थी, NIBA sin थीटा। इट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द टॉर्क। इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना बताया कि एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट के डिटेक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मैंने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, आपका टॉर्क क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। आज के लिए इतना ही, अभी इतना लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए बेटा इसको। हो गया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे इसके, नोट हो गया। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप, टेक ए कॉइल, टेक ए वायर विच इज टर्न इन द नंबर ऑफ, टेक ए लॉन्ग वायर, टर्न, जैसे लिखो, टेक ए कॉइल, टेक a coil which have number of turns placed in the magnetic field, placed in the uniform
magnetic field. Take a coil which have number of turns placed in the magnetic field. Torque is act, then torque कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, टॉर्क इज एक्ट ऑन द कॉइल, टॉर्क इज एक्ट ऑन द कॉइल। कॉइल पे क्या एक्ट होगा आपके पास, टॉर्क क्या होगा वहां पे आपका रोटेट होगा, टॉर्क क्या करेगा, एक्ट करेगा। विच रोटेट द कॉइल, विच रोटेट द coil. Torque is act on the coil which rotate the coil whose pointer and scale gives the deflection, whose pointer shows the deflection, shows the deflection due to the twisting of wire, due to the twisting of wire, ठीक है। फिर आप लोग लिखोगे वायर फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर जनरली ऐसे लिखो, जनरली वायर टेकन, जनरली वायर मेड ऑफ फास्ट फोर्स और बोरेंज, ठीक है। और क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, क्या यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इतना लिखिए, ये आपकी कंस्ट्रक्शन और थ्योरी में आ गया, कंस्ट्रक्शन और थ्योरी, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, आपने एक कॉइल ली, ये एक कॉइल ले ली जिसमें क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये कॉइल है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसको किसके अंदर रखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ पे इसमें रखा मैग्नेटिक फील्ड में। तो कोइल पे क्या एक्ट होगा, यहाँ पे टॉर्क, कोइल पे क्या एक्ट होगा बेटा, यहाँ पे आपका टॉर्क क्या होगा, एक्ट होगा। टॉर्क एक्ट, देखो इस कोइल पे क्या एक्ट होगा, टॉर्क। जब टॉर्क एक्ट होगा तो देखो जो ये वायर बंधी हुई, कोइल ऐसी थी, देखिए कोइल ऐसी थी, इसके ऊपर एक तार बंधी हुई, जब ये ऐसे मूव करेगी तो इस कोइल में क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, इस वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लिया आपके पास ये कोइल है, ठीक है, दिस इज योर कोइल, इसको ऊपर से वायर से बंधा हुआ है, ठीक है। जब ये रोटेट करेगी तो ये वायर ऐसे ट्विस्ट में आ जाएगी, ऊपर से ऐसे ट्विस्ट मुड़ जाएगी, इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, वहां पे एक्ट करेगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, एक्ट होगा। जब ये रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा तो क्या होगा, ये पॉइंटर मूव करेगा, ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। और ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, पॉइंटर इधर जा रहा है, एक बार होके एक बार इधर जा रहा है, तो ये क्या बताता है आपका, डिफ्लेक्शन। फिर से समझिए, ये कॉइल थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसमें टॉर्क एक्ट हुआ, टॉर्क एक्ट हुआ तो कॉइल पहले इस पोजीशन थी, फिर वो ऐसे चली गई, तो उसमें वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, वायर में क्या आ जाएगा, उस पोजीशन पे वहां पे ट्विस्ट आ जाएगा, वायर में क्या आएगा, उस तरीके से उस चीज में वहां पे ट्विस्ट आ जाएगा, इस तरीके से। तो वायर में ट्विस्ट आएगा तो ये पॉइंटर क्या करेगा, वहां पे मूव करेगा, एक पॉइंटर लगा रहता है आपके पास, ठीक है। ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, एक बार ये इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक बार ये इधर डिफ्लेक्शन। ये जनरली ये यहाँ से कनेक्ट होता है, इस पर सीधा, मैंने यहाँ से दिखा दिया, बाकी सीधा इससे कनेक्ट होता है ये यहाँ से वायर, कॉइल से, कॉइल से कनेक्टेड है ही यहाँ पे आपके पास, कॉइल से तो कनेक्टेड है, ये कॉइल ही तो पूरी दिखाया ऐसे रखी आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या, स्प्रिंग में भी क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, यहाँ पे एक्ट होगा। तो अभी तो सिर्फ थ्योरी में लिखा, टॉर्क क्या करेगा, एक्ट करेगा, कॉइल क्या करेगी, रोटेट, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा आपका, डिफ्लेक्शन, ये पॉइंटर क्या शो करेगा आपका, डिफ्लेक्शन। जनरली वायर जो है किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पे ये रेडियल फील्ड बनाने के लिए जो वायर जो बनी होती है किसकी लेते हैं, फास्फोरस और बोरेंज की ये बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं एक बार इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक लिख लेना, देयर मस्ट बी ए सम एंगल, एक पॉइंट और लिख लेना, देयर मस्ट बी ए सम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ए एंड बी पे क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए। जैसे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, कॉइल को ऐसे रखा था, तो आपके पास ये एरिया वेक्टर था
और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल आपका थीटा होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉइल को सीधा पैरेलल रख देंगे तो कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ना कोई टॉर्क लगेगा। ठीक है, जल्दी नोट करिए इस थ्योरी को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये ध्यान रखना, करंट आई मस्ट बी पास थ्रू द कॉइल। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मैं लिखना भूल गई, मैंने टेक ए करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे करंट लिख लेना, करंट कैरिंग कॉइल, करंट जरूरी है, मैं लिखना भूल गई, टेक ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल में करंट होगा कॉइल में तभी तो टॉर्क एग्जिस्ट करेगी, बगैर करंट के कैसे करेगी भाई। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए इसके अंदर तो देखिए, मोर इज द करंट इन द कॉइल। अगर कॉइल में क्या होगा, करंट क्या होगा, मोर, मोर इज द करंट, मोर करंट इन द कॉइल, इन द कॉइल, तो मोर क्या होगा, टॉर्क, मोर क्या प्रोड्यूस होगा आपका, टॉर्क। ठीक है, मोर इज द करंट इन द कॉइल, मोर बी द टॉर्क, मोर बी द डिफ्लेक्शन। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मोर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, क्या होगा उस सिचुएशन में, मोर डिफ्लेक्शन क्या होगा आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो मोर करंट इन द कॉइल, मोर बी द टॉर्क एंड मोर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल, इन द कॉइल। तो क्या होगा, जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी ट्विस्टिंग ज्यादा होगी, तो पॉइंटर एकदम से क्या शो करेगा आपका, डिफ्लेक्शन क्या करेगा, वो शो करेगा। नोट करें इस पॉइंट को। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे हो गया 1 2 3, आगे देखिए, एक लाइन में दोबारा लिखती हूँ, एज द करंट कोरिंग कॉइल, एज द करंट, एज द करंट कैरिंग कॉइल placed in the magnetic field, placed in the magnetic field, magnetic field, it experience the torque, it experience the torque। ठीक है, more the current, more the current, more will be the torque, more will be the torque, more the current, more will be the torque। ठीक है, then wire is twisted, wire is twisted, then wire is twisted and वायर क्या होगी, वहां पे आपकी ट्विस्ट होगी आपके पास, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन द वायर, एंड रिस्टोरिंग, ये बात ध्यान रखना, पीछे वाली लाइन में पहले बता रहे, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन दी वायर एंड स्प्रिंग, वायर एंड स्प्रिंग। ये जो वायर और स्प्रिंग है ट्विस्ट होगी तो देखो ऐसे, एक ऐसी रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब एक ऐसा टॉर्क जो कॉइल को अपोजिट पोजीशन में अपनी लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक ऐसा टॉर्क जो कॉइल को अपनी पोजीशन में लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा आपके पास। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, टॉर्क एक्सपीरियंस हो, टॉर्क एक्सपीरियंस होते कॉइल ट्विस्ट होगी और पॉइंटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। वो क्या हो रहा है उस सिचुएशन में, ट्विस्ट का मतलब वहां पे वायर पर स्प्रिंग के ऊपर क्या, स्प्रिंग ऐसे घूमेगी तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है, तो वहां पे क्या एग्जिस्ट होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा आपके पास, एक्ट होगा वहां पे। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। तो आपके पास मान लिया यहाँ पे एक छोटी सी कॉइल बना दो, देखो ये कॉइल है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको घुमाया तो क्या एग्जिस्ट हुआ यहाँ पे, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। आपने ये अप्लाइड टॉर्क है, ये टॉर्क कैसा है, अप्लाइड। ठीक है, तो ये टॉर्क कैसा होगा, रिस्टोरिंग, क्या एक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आगे टॉर्क एक्ट होगा, जो इसको वायर को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा जो वायर को अपनी पोजीशन पे लाने की
कोशिश करेगा, उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अगर मोर विल बी द, इसमें क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। अभी इसमें लिख लो मोर विल बी द टॉर्क, मोर विल बी द ट्विस्टिंग, मोर विल बी ट्विस्टिंग एंड मोर रिस्टोरिंग टॉर्क, मोर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? मोर क्या होगा वहां पे प्रोड्यूस होगा। नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट? हो गया। और इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती थी? ये लिख दो यहाँ पे, टॉर्क आपको पता है NIVA sin थीटा, NIVA sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? NIVA sin थीटा। ठीक है, अब देखो, आपने कहा कि वायर में क्या प्रोड्यूस होगी? ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी। आपने क्या कहा कि वायर में क्या प्रोड्यूस होगी? ट्विस्टिंग, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे? रिस्टोरिंग टॉर्क जो है आपका प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे? आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास? क्या पे रिस्टोरिंग टॉर्क एक यहाँ पे पढ़ेंगे। मान लिया आपने वायर को 1 डिग्री घुमाया, तो आपके पास टॉरिजनल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। अरे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट के, जैसे आप फिजिक्स क्या लिखते हो? -kx, मतलब उसकी स्टिफनेस को बताता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? वायर जो स्प्रिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक। इसी तरह वायर में और स्प्रिंग में दोनों में मिला के कितना ट्विस्टिंग आएगा, उसको किससे डिफाइन करा? टॉरिजनल कांस्टेंट से। किससे डिफाइन करा? एक वर्ड, टॉरिजनल कांस्टेंट। ठीक है, तो मान 1 डिग्री घुमाने पर कितना टॉरिजनल कांस्टेंट प्रोड्यूस हुआ? C। 1 डिग्री घुमाने पर कितना टॉरिजनल कांस्टेंट प्रोड्यूस हुआ आपके पास? C। ठीक है, अरे रिस्टोरिंग टॉर्क है तो आप ऐसे लिख दूं, ट्विस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉरिजनल कांस्टेंट को C से लिखते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो 1 डिग्री घुमाया तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ आपके पास? C क्या बता रहा है? उसका टॉरिजनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास 2 डिग्री घुमाया तो टॉरिजनल कांस्टेंट कितना प्रोड्यूस हुआ? 2C। तो आपके पास 5 डिग्री घुमाया, पहले थीटा ले रखा तो 5 ले लो, 5 डिग्री घुमाया तो टॉरिजनल कांस्टेंट कितना प्रोड्यूस हुआ आपके पास? 2 C5। ठीक है, तो 1 डिग्री घुमाने पर मैं ऐसे कहूँ ट्विस्टिंग कितनी आई? C। 2 डिग्री घुमाने पर ट्विस्टिंग कितनी आई? 2C। 3 डिग्री घुमाने पर C5, 3C, C5। मतलब जैसे 1 डिग्री घुमा, देखिए ये इसमें टॉरिजनल कांस्टेंट मतलब कितना ट्विस्ट होगा अपनी पोजीशन से, कितना मुड़ेगा, कितना वो वहां से मुड़ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जब आपने इसे करंट पास हो तो इसने कॉइल ने क्या प्रोड्यूस करा? टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो क्या हुआ? ये वायर और ये स्प्रिंग दोनों क्या करेंगे? मुड़ेंगे ऐसे, तो दोनों में क्या आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। क्या आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो मान लीजिए पहले थोड़ी सी ऐसे घूमी, थोड़ी सी 1 डिग्री घूमने पर रिस्टोरिंग टॉर्क जो अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस हुआ वो मान ले कितना हुआ? C क्या बता रहा है? जैसे आप कहते हैं ना K, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 न्यूटन फोर्स पे रिस्टोरिंग कांस्टेंट कितना है? K। तो 2 न्यूटन पे कितना हो गया? 2K। इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास 1 न्यूटन फोर्स पे कितना स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोड्यूस हुआ? K। 2 न्यूटन फोर्स पे कितना प्रोड्यूस हुआ? 2K। लाइक दैट सिचुएशन। तो आपके पास एक बार बढ़ने पर कितना उसमें ट्विस्ट आया? तो मान लिया C आया। 2 डिग्री घुमाने पर इतना, तो मान लिया 5 डिग्री घुमा दिया आपने, पूरी वायर कितनी घूम गई है? 5 डिग्री घूम गई। तो कितना पड़ आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ आपके पास? C5। कितना प्रोड्यूस हुआ आपके पास? C5। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? इसके कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, या वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, या स्प्रिंग का कितना है आपके पास। ठीक है, इन हमारे स्प्रिंग के लिए बात करूं, रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा आपके पास? F = -kx लिखते हो या नहीं? अरे बोलो, लिखते हो या नहीं? तो यहाँ पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो कि ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे ऐसे खींच लिया आपने। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? इसको रोटेट करने की बात कर रहे हो कि
पॉइंटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी तो पॉइंटर क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका रोटेशन प्रोड्यूस करेगा आपके पास, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा यहाँ पे, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें यहाँ पे एफ है, एफ की जगह क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी देख रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है एक तरीके से, दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो किसकी बात करेंगे हम लोग, टॉर्क की बात करेंगे, तो सेम एज इट इज। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर आ गया आपका, C5। रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, मान ली मैं कहूँ 1 न्यूटन पे स्प्रिंग कांस्टेंट है x, 2 पे 2k, तो इस तरीके से x पे कितना हो गया, 1 न्यूटन पे कितना है, k है। 1 डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना प्रोड्यूस हुआ, 1, 2 मीटर पे 2k, 3 मीटर डिस्टेंस पे कितना हुआ, 3k। तो आपके पास k पे कितना हो जाएगा आपके पास, x डिस्टेंस पे क्या लिखते हो, k इंटू एक्स। ये तो लिखते हो ना कि ये स्प्रिंग है, उसको ऐसे ऐसे खींचा, तो उसको खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये बात सबने पढ़ी है। इसी तरीके से तो आपने कहा कि 1 मीटर खींचने पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना प्रोड्यूस हुआ, k। 2 मीटर पे कितना हो गया आपके पास, 2k। 3 पे कितना हुआ, 3k चेंज हुआ, तो और खींचा, मतलब और खींचने का मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण, ठीक है। तो F फोर्स पे कितना हो गया, -kx, ऐसे तो लिखा आपने। तो एज इट इज सेम सिचुएशन, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, रोटेशन। तो 1 डिग्री घुमाने पर ट्विस्टिंग कितनी हुई आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, c। तो 5 डिग्री घुमाने पर कितना हो गया, c। ये क्या आ गया आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अब एक सिचुएशन इनमें ऐसे आती है, जैसे जैसे इसको घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, आपके पास अप्लाइड टॉर्क के। एक बार इस पॉइंट को लिखो, फिर उसको डिस्कस कर। नोट कर लिया ये पॉइंट, ये लिख लिया। अब मैं ऊपर से लिख रही हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी अच्छे से। अब लिखिए, एज द कॉइल इज रोटेटेड, आप लिखेंगे एज द कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल इज रोटेटेड, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस in the wire and spring at one point comes that restoring torque is equals to the applied torque। अप्लाइड टॉर्क एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा ऐसे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क, ये आपके पास ये अप्लाइड जो टॉर्क है ये किसके बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू क्या है आपके पास, NIBA sin थीटा, और ये कितना आपका C5, ये किसके बराबर हो गया आपके पास, C5 के बराबर हो गया। NIBA थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से I की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो I C5 अपॉन में NBA साइन थीटा। करंट I की, तो जितना करंट होगा उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना करंट होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, टॉर्क क्या होगा वहां पे प्रोड्यूस होगा। नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। नोट हो गया, हो गया नोट। आगे देखिए इसमें, तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए यहां से ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू C5। तो मैं यहां से कह सकती हूँ, देखो ये सब कांस्टेंट है, C N B ये सब कांस्टेंट है, तो करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई अपॉन साइन थीटा। अब मुझे एक ऐसी सिचुएशन लानी है जब आपके पास फील्ड कैसी बन जाए, रेडियल फील्ड, मतलब मुझे साइन थीटा को कहीं ना कहीं क्या करना है, रिमूव करना है। मुझे क्या करना है, साइन थीटा को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाते हैं रेडियल फील्ड। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं इसके लिए, रेडियल फील्ड।
नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास यहाँ से रेडियल फील्ड, ठीक है। टू मेक द रेडियल फील्ड, टू मेक रेडियल फील्ड, टू मेक रेडियल फील्ड, क्योंकि थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए करंट अगर थीटा पे डिपेंड करेगा तो रेडियल फील्ड नहीं बन पाएगी, ठीक है। टू मेक रेडियल फील्ड वी रिमूव, अभी बताऊंगी कैसे, वी रिमूव साइन थीटा कंपोनेंट, मतलब साइन थीटा को रिमूव करने का मतलब थीटा कितना हो जाए वहां पे 90 डिग्री, साइन थीटा का मतलब क्या हो जाए, थीटा कितना हो जाए आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, टू मेक द रेडियल फील्ड वी रिमूव द साइन थीटा। इसके लिए कंडीशन होती है आपके पास, क्या कंडीशन होती है, ध्यान में से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैग्नेट कैसे लोगे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, कैसे मैग्नेट लोगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट कैसे होने चाहिए आपके, सिलेंड्रिकल। और एक क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या करते हैं यहाँ पे, एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने अभी स्टार्टिंग में नहीं बताई थी बातें आपको। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया आपके पास। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म को लाइक करता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, मतलब कि आपने पढ़ा होगा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो दिस इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और इट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से घुसा देगा। सब कोई फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होगी ना, ऐसे बाहर से, तो उन सबको अपने अंदर ले लेगा, सबको क्या करेगा, ये अंदर ले लेगा, ठीक है। जैसे डायामैग्नेटिक में क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में अगर फील्ड लाइंस ऐसे जाए तो बाहर से जाएंगे, वो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है फील्ड लाइंस को पसंद नहीं करते। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, कुछ फील्ड लाइंस एक आध बाहर से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आपका मटेरियल वो जितनी भी फील्ड लाइंस बाहर होंगी या दूर, सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर से घुसा लेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिज्म को क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक करता है। दिस इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पसंद करता है, और कोई दूर से कोई आसपास से फील्ड लाइंस निकल जा रही है, जो उसके पास से जा रही हो तो अच्छी बात है, थोड़ी दूर से भी जा रही है तो उनको अट्रैक्ट करके अपने अंदर से क्या करता है, घुसने देता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रेडियल फील्ड बनाने के लिए इसमें सॉफ्ट आयरन कोर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जितनी भी फील्ड लाइंस जो दूर से भी जा रही होंगी सारी की सारी इस कॉइल से क्या हो जाए, यहाँ से पास हो जाए। एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, तो soft iron is a ferromagnetic material, it like the magnetism, या it pass through the, फिर से लिखो क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन लिख लेना आप लोग कॉपी में, सॉफ्ट आयरन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट लाइक द मैग्नेटिज्म, इट लाइक द मैग्नेटिज्म, लाइक मतलब पसंद करना, और it passes all field lines through it, it passes all field lines through it, it passes all field lines through it, मतलब अपने में से सारी फील्ड लाइंस को क्या करने देता है, ये पास होने देता है। देखो जब टॉप व्यू से देखेंगे, इसमें जब हम इसमें टॉप व्यू से देखेंगे ना, तो एक सिलेंडर लगा दें यहाँ पे, कैसा मैग्नेट भी कैसे लेते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी कैसे होते हैं आपके पास, शेप भी मैग्नेटिक कुछ इस तरीके से होते हैं। तो आपके पास देखो ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे आपके पास सिलेंडर है तो ऊपर से उसको टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे आपके पास, दीज ऑल आर फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर द
फील्ड लाइंस। इस तरीके से, मैं ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ पर आप लोग इस तरीके, जो फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होंगी ना वो सारी ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगी क्योंकि उसको शेप के कारण हो जाएंगी। और कुछ आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। दीज आर मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसके अंदर ये कॉइल लगी हुई है, इस सारा मटेरियल इसके अंदर कॉइल लगी हुई है। तो ये कॉइल, एक कॉइल मान के दिखाती हूँ। कॉइल को तुम ऐसे मानो, कॉइल के ऊपर क्या है, वायर लिपटी हुई है। ये कॉइल के ऊपर क्या लिपटी हुई है, आपकी वायर। देखिए कॉइल है तो इसका एरिया कांस्टेंट कैसा होगा, आपके पास एरिया वेक्टर बाहर की साइड में होगा। और ये फील्ड लाइंस, तो ये फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। एक ऐसी सिचुएशन आएगी एट एनी पॉइंट थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन ए एंड बी, तो आपके पास फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखेंगी टॉप व्यू से। टॉप व्यू से जब आप इसको देखोगे तो ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी फील्ड लाइंस। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपके पास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसका एरिया वेक्टर। तो आपके पास कॉइल को कैसे भी ले लो आप लोग, आप कॉइल को ऐसे ले लो, आप कॉइल को आप इस तरीके से ले लो, ये आपका टॉप व्यू है। आप कॉइल को ऐसे भी ले सकते हो, कॉइल की डायरेक्शन कैसे भी, जैसे वो रोटेट करेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ हमेशा एंगल क्या बनाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। तो देखो ये क्या बना, इसका एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो रेडियल फील्ड का मतलब साइन थीटा को रिमूव करना, कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जैसे सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे कि सारे फील्ड लाइंस ऐसे अलाइन हो जाएंगे, जो एरिया वेक्टर के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। सारे फील्ड लाइंस जैसे सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर लिखेंगे तो सारे फील्ड लाइंस ऐसे अलाइन हो जाएंगी, ऐसे अलाइन हो जाएंगी, जो एरिया वेक्टर के क्या होंगी, वो नॉर्मल होंगी आपके पास। तो थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इतना नोट करिए एक बार जल्दी से, समझ आया। तो रेडियल फील्ड का मतलब साइन 90 को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करता है कि मैग्नेट कैसे यूज कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल। और एक आपके पास बीच में क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, तो कोई फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही है तो वो सारी इसमें से ऐसे पास हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने टॉप व्यू से दिखाया, वो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, यहाँ से पास हो जाएंगी सारी की सारी फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, ये एरिया वेक्टर और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और ये एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये टॉप व्यू से आपको ऐसे दिखा, टॉप मतलब ऊपर से, सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा ना, तो उसमें ऐसे लगेगा ऐसे फील्ड लाइंस आ रही। तो ऊपर से देखो, सिलेंडर को ऊपर से देखा तो ये सिलेंडर आपके पास, ये ऐसे फील्ड लाइंस जा रही, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। थीटा क्या बना, 90 डिग्री। थीटा क्या बना आपका, 90 डिग्री। ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो रेडियल फील्ड मतलब साइन थीटा को रिमूव करना। तो रेडियल फील्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उस में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उस सिचुएशन में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इन दैट सिचुएशन टॉर्क क्या बन जाएगा, NIBA, और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, कई बार वाइवा में पूछ ले जाता है ये क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेडियल फील्ड का। इस सिचुएशन में ऑलवेज प्लेन ऑफ लूप क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर टू द लूप। ऐसे लिख सकते हो, इन दैट केस थीटा इज 90 डिग्री, प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, और थीटा बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री। ए मतलब एरिया वेक्टर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा कितना बन जाएगा आपका, 90 डिग्री बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए तो आगे नोट हो गया ये 1 2 3, जल्दी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये बन गया आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin 90। ठीक है, तो ये बन गया टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, टॉर्क मैक्सिमम कितना, NIBA। ठीक है, अब मैंने कहा था एट एनी पॉइंट टॉर्क,
अप्लाइड बराबर होगा टॉर्क रिस्टोरिंग के, ठीक है। टॉर्क अप्लाइड क्या है, NIB है, जब किसकी कंडीशन बात कर रहे हैं, रेडियल फील्ड की, ठीक है। तो टॉर्क कितना C5, तो यहाँ से क्या मिल गया, I इज इक्वल टू C5 अपॉन में NBA। तो यहाँ से क्या देखो डायरेक्ट मैं ये कह रही थी, तो टॉर्क करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन की। फाई क्या बताता है, डिफ्लेक्शन। ये फाई क्या बताता है, ये यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से, ये क्या बताता है, फाई, वो पॉइंट इधर इतना डिफ्लेक्ट हो गया या वो इधर डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डिफ्लेक्ट होगा, जितनी ट्विस्टिंग होगी उतना ये पॉइंटर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल फाई के आपके पास, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट, सेंसिटिविटी। क्या डिस्कस करेंगे आप लोग, सेंसिटिविटी। तो देखो मैं एक बता रही थी ना आप लोगों को, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, तो ये बता रहा है डिफ्लेक्शन, तो मोर डिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगा, जब मोर करंट होगा। अगर करंट मोर है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, मोर होगा। करंट मोर है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मोर। ये बात बताई थी, तो ये प्रूव ही होगी मैथमेटिकली। मोर इज द करंट, मोर इज द डिफ्लेक्शन। नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब देखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वर्ड क्या, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ वी डिस्कस द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है, इट शोज वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या करे, इट शोज वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन द स्मॉल करंट, ऑन ए स्मॉल करंट पास करने पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लार्ज डिफ्लेक्शन क्या करे, शो करे, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। इन ए वेरी स्मॉल करंट, इन ए वेरी स्मॉल करंट shows large deflection, shows large deflection. This is the meaning of galvanometer. very small current पास होने पर डिफ्लेक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जैसे किसी बच्चे की चोट तो छोटी सी लगी है और हाई तोबा उसने इतनी ज्यादा मचा दी। चोट तो क्या थी, उसको छोटी सी लगी, पैर की छोटी कांटा लगा रो से लगा देने तो सांप लड़ गया, ठीक है। तो उसने हाई तोबा मचा, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इट इज ए वेरी स्मॉल करंट शोज द लार्ज डिफ्लेक्शन। तो इसी तरह की सिचुएशन क्या आपकी सेंसिटिविटी। तो इसमें एक वर्ड की बात करते हैं, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या बनेगा, करंट सेंसिटिविटी होता है 5/I, मतलब डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, आपके I पे। तो आपके पास क्या था, टॉर्क अप्लाइड किसके बराबर था, टॉर्क रिस्टोरिंग के। तो क्या था, NIBA इज इक्वल टू C5। तो I/5 किसके बराबर हो गया, C अपॉन में NBA। तो ये क्या है, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। IS मतलब करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, C अपॉन में NBA। करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, C अपॉन में NBA। कुछ मिस्टेक होगी, मैं उल्टा लिख दी क्या, करंट सेंसिटिविटी मैं उल्टा लिखी, 5/I आएगा भाई, उल्टा लिख दी, ठीक है, सॉरी भाई, ये उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि 5/I था ना, मैंने I/5 कर दिया, उल्टा हो जाएगा। ये NBA/C इज इक्वल टू 5/I। तो ये क्या कहलाएगा, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी देखो किस पे डिपेंड करती है, N पे, B पे, A पे और C पे। अगर N इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी देखो, हाउ द करंट सेंसिटिव इंक्रीज,
हाउ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, सेंसिटिविटी इंक्रीज। करंट सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अगर एन इंक्रीज कर दो, बी एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, एरिया वेक्टर इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगी तो एरिया वेक्टर इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास सी क्या हो जाए? डिक्रीज। सी क्या? टोरिजिनल कांस्टेंट, टोरिजिनल कांस्टेंट। सी क्या आपका? टोरिजिनल कांस्टेंट। तो आपके पास करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट सभी को? चलिए नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट बात। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय करंट। तो वो क्या होता है भाई? कितने करंट पे कितना डिफ्लेक्शन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी? स्मॉल करंट पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? ज्यादा। स्मॉल करंट पे डिफ्लेक्शन क्या है? ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी सेंसिटिविटी। नोट इट, नोट करिए बेटा इसको। तो मैंने सिंपली अपने कंसेप्ट से लगाया कि टॉर्क अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग के बराबर है, तो 5/I क्या है? NBA by C। मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी आपकी? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। हो गया ये नोट? नोट हो गया 1 2 3। आगे देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी आपकी? 5/V। मतलब कि स्मॉल वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन कितना आया, वो करंट के लिए बात कर रहा था। वोल्टेज सेंसिटिविटी स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड करने पर डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है। वेरी स्मॉल वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन क्या करे? लार्ज शो करे। वेरी स्मॉल वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन क्या हो? लार्ज हो। उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो वही था आपके पास टॉर्क अप्लाइड किसके बराबर होगा? टॉर्क रिस्टोरिंग की। NIBA/C∅, NIBA बराबर C∅ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? V इज IR। V क्या होता है आपके पास? IR। तो मुझे यहाँ से I की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं। यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग? I की। तो देखिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C∅ NBA। तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी? C∅ NBA R C∅। मैंने क्या करा? ये I की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आ रहा है वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V, तो 5/V। V की वैल्यू क्या है? C∅ R, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ठीक है ना? VI की वैल्यू क्या है आपके पास? C∅/NBA। ठीक है, मैंने I की वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो ये बन गया आपके पास। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? C∅ R NBA, NBA। 5 से 5 कैंसिल, तो 5/V की वैल्यू कितनी आ गई? NBA/CR। तो ये क्या आ गई आपकी? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ वी इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो देखिए अगर आप N इंक्रीज कर दो, B इंक्रीज कर दो, एरिया इंक्रीज कर दो, तो ओरिजिनल कांस्टेंट को देखो उसमें भी लो रखा था और इसमें भी लो रखा है। ठीक है, और आपके रेजिस्टेंस क्या कर दो? डिक्रीज। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो NBA इंक्रीज कर दो, C तो ओरिजिनल कांस्टेंट और R को क्या कर दो आप लोग? डिक्रीज कर दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट नोट करिए। ये क्या थी आपकी? वोल्टेज। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आई थी आपकी? करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आई थी? NBA/C। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आई? NBA/CR। बस यहाँ पे R और आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? एक R आ गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। 1 2 3 जल्दी नोट करिए बच्चे। हो गया नोट? एक
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, वो देखिए, इसी से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, वी मे इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हाउ वी may increase the voltage sensitivity, then current sensitivity does not change. How we increase the current sensitivity, but how we increase the current sensitivity, अच्छा ऐसे लिखाओ, मत लिखा, ऐसे लिखो, we increase the current sensitivity but voltage sensitivity, एक कंडीशन लिख लो, कंडीशन बताइए, when we increase, when कंडीशन आपके पास ये कंडीशन लिख लो, कंडीशन when we increase the current sensitivity but voltage sensitivity not increase, but voltage sensitivity not increase, ठीक है। when we increase the current sensitivity, कंडीशन क्या है, when we increase the current sensitivity but voltage sensitivity is not increase, उस कंडीशन बताइए जब वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी को तो इंक्रीज कर दे लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ना हो। तो करंट सेंसिटिविटी क्या थी, NBA/C, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, NBA/CR। देखो इसमें एक R और आ जाता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, कि वो कंडीशन ये है कि अगर टर्न्स को डबल कर दे, टर्न्स को क्या कर दे, डबल, और रेजिस्टेंस को भी क्या कर दे, डबल, तो टर्न को डबल कर दे सेंसिटिविटी में, तो क्या बन जाएगा 2NBA/C। तो करंट सेंसिटिविटी 2 टाइम्स होगी, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो, टर्न्स को डबल कर दिया 2N कर दिया BA, और रेजिस्टेंस को भी डबल कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया NBA/CR। हेयर वोल्टेज सेंसिटिविटी नॉट चेंज, करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, डबल, करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, डबल, बट हेयर वोल्टेज सेंसिटिविटी नॉट चेंज। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये वो कंडीशन है जब करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती। तो बच्चे एक बार पूरा रिवीजन करवाती हूँ। आपने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको डिफ्लेक्शन शो करती है, जो करंट को मेजर करती है आपके पास, ठीक है। इसके डायग्राम में, इसका सर्किट डायग्राम क्या करता है, सर्किट में क्या यूज करते हैं, कॉइल होती है आपके पास, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, N/NIBA sin थीटा। कंडीशन ये है कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉइल ले ली, इसको 2 स्प्रिंग से बांध देते हैं, फास्फोरस और बोरेन से बनी हुई होती है वो स्प्रिंग, ठीक है। तो जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस कॉइल को, तो ट्विस्ट हो जाएगा अपने पोजीशन से, तो टॉर्क लगाएगी, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो उसको ऐसे घुमाना चाहेगी, लेकिन इस वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसको ऐसे घुमाना चाह रही है, लेकिन ये वायर इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करवाएगी, ट्विस्ट करवा देगी। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेडियल फील्ड बनानी है, मतलब टॉर्क को मैक्सिमम बनाना है। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो उसके लिए हमें साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा। तो साइन थीटा 1 होगा तो रेडियल फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या बनेगी, उसको नाम क्या दिया, रेडियल फील्ड। तो वो सिचुएशन कब होगी आपके पास, तो उसके लिए हम ये क्या यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेते हैं। टॉर्क अप्लाइड बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, जो बाहर से आसपास के जाने वाले सारे फील्ड लाइंस को भी अपने अंदर से घुसने देगा आपके पास। तो वहां से हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, NIBA=C5, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात करी 2 कंडीशन की, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वर्ड का मतलब एक छोटे से बच्चे की छोटी सी चोट लगी लेकिन रोया वो सबसे ज्यादा, तो वो सेंसिटिव है। बोलते हैं ना, वो बच्चा कैसा आपका सेंसिटिव है आपके पास, ठीक है।
तो वहां से हमने वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी मतलब छोटे से थोड़े से करंट पे डिफ्लेक्शन क्या हो ज्यादा हो, इसी तरह थोड़ी सी वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन क्या हो ज्यादा, उसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये दोनों हमने इसके फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली। फिर एक कंडीशन है कि करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाए लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में वहां पे कोई चेंज ना हो, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो, रेजिस्टेंस को भी क्या कर दो डबल कर दो, उस सिचुएशन में कोई चेंज वहां पे नहीं हो। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, ठीक है, पढ़ते रहिए।